कल्पना कीजिए एक अंधेरी ठंडी रात। झोपड़ी के अंदर एक औरत प्रसव पीड़ा से तड़प रही है, चीख रही है, मौत के करीब है। और ठीक बाहर उसका पति और उसका ससुर चुपचाप आग में भुने हुए आलू खा रहे हैं। वे अंदर जाकर उसे देखने से भी डरते हैं। जानते हैं क्यों? इसलिए नहीं कि वे उसकी तकलीफ देख नहीं सकते, बल्कि इसलिए कि अगर कोई एक अंदर गया तो दूसरा जरा ज्यादा आलू खा जाए। सुनने में ये किसी हैवानियत से कम नहीं लगता। पहली नजर में कोई भी कहेगा कि घीसू और माधव इंसान कहलाने के लायक ही नहीं है। वे क्रूर हैं, कामचोर हैं और पत्थर दिल हैं। लेकिन 1936 में मुंशी प्रेमचंद ने जब अपनी आखिरी और सबसे डार्क कहानी कफन लिखी, तो उनका मकसद सिर्फ दो क्रूर इंसानों की कहानी सुनाना नहीं था। प्रेमचंद ने इस कहानी के जरिए हमारे चेहरे पर एक ऐसा आईना दे मारा जिसकी सच्चाई आज भी हम में से कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। सोच कर देखिए, जिस गांव ने उस तड़पती हुई औरत को बचाने के लिए दवाई के नाम पर 1 रुपया भी नहीं दिया, वही गांव उसके मरते ही उसकी लाश के लिए कफन खरीदने को 5 रुपए इकट्ठा कर देता है। ये कैसा समाज है जहां जिंदा इंसान को इलाज नहीं मिलता, लेकिन उसके मुर्दा जिस्म को ढकने के लिए कपड़े की होड़ लग जाती है। तो आज के इस डीप एनालिसिस में हम सिर्फ कफन की कहानी नहीं सुनेंगे। आज हम इस कहानी की साइकोलॉजी और फिलॉसफी की परतों को उखाड़ेंगे। आज हम जवाब तलाशेंगे उस एक कड़वे सवाल का, क्या कफन सिर्फ घीसू और माधव की गरीबी की कहानी है? क्या वह उनकी इंसानियत की मौत है, या फिर यह उस पूरे समाज की संवेदनाओं का जनाजा है? चलिए उतरते हैं प्रेमचंद के सबसे कड़वे यथार्थ में। ऐसे ऐसे ही अनकहे सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं को गहराई से समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हम इस चर्चा को आगे भी जारी रख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेमचंद की कहानियों के बारे में सोचते ही हमारे दिमाग में क्या आता है? पंच परमेश्वर का वो न्याय जहां जुम्मन शेख का जमीर जाग जाता है, या ईदगाह का नन्ना हामिद जो चिमटा खरीद कर अपनी बूढ़ी दादी के प्रति अपार प्रेम और संवेदनशीलता दिखाता है। प्रेमचंद की ज्यादातर रचनाएं आदर्शोन्मुख यथार्थवाद, आइडियलिस्टिक रियलिज्म पर टिकी थी। यानी यानी वे समाज की कड़वी सच्चाई तो दिखाते थे, लेकिन कहानी के अंत में इंसानियत की जीत होती थी। किसी का हृदय परिवर्तन होता था और अंत में एक नैतिक पाठ, मोरल लेसन मिलता था। लेकिन 1936 में अपने जीवन के अंतिम दौर में जब प्रेमचंद ने कफन लिखी, तो उन्होंने नैतिकता का वो सारा चोंगा उतार कर फेंक दिया। कफन प्रेमचंद के साहित्यिक जीवन की आखिरी और सबसे क्रांतिकारी कहानी मानी जाती है। यहाँ कोई हृदय परिवर्तन नहीं होता, यहाँ कोई आदर्शवादी नायक नहीं है जो अंत में सुधर जाए। इस कहानी में प्रेमचंद ने पाठकों को कोई सस्ता दिलासा नहीं दिया। उन्होंने कोई झूठी उम्मीद नहीं जगाई कि सब ठीक हो जाएगा। यहाँ उन्होंने समाज के उस नग्न और क्रूर यथार्थ को सामने रख दिया जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। प्रेमचंद ने यहाँ समाज को सुधारने की कोशिश नहीं की, बल्कि समाज के गाल पर एक जोरदार चांटा मारा है। कहानी का ताना बाना बुना गया है एक गरीब परिवार के इर्द गिर्द। 60 साल का बाप घीसू और उसका 60 साल जैसा दिखने वाला 28 साल का बेटा माधव। गांव वाले उन्हें कामचोर, निकम्मा और बेशरम कहते हैं। अगर वे एक दिन काम करते हैं तो 3 दिन आराम करते हैं। पूरा गांव उनसे नफरत करता है, लेकिन फिर भी जब किसी को बहुत मजबूरी में मजदूर नहीं मिलते तो वो इन्हीं के पास आते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या घीसू और माधव जन्म से ऐसे थे और उनकी यह काम चोरी सिर्फ उनका आलस ही था, या इसके पीछे कोई गहरा मनोवैज्ञानिक
कोई गहरा मनोवैज्ञानिक सच था? आइए अब समझते हैं घीसू और माधव की दिमागी हालत, यानी द साइकोलॉजी ऑफ पॉवर्टी। गांव वाले घीसू और माधव को कामचोर कहते थे, लेकिन मनोविज्ञान में एक टर्म है, लर्न्ड हेल्पलेसनेस, यानी सीखी हुई लाचारी। जब कोई इंसान सालों साल लगातार कड़ी मेहनत करता है, लेकिन फिर भी उसकी हालत में कोई सुधार नहीं होता, जब उसे समझ आ जाता है कि सिस्टम ऐसा बना है जहां उसकी मेहनत की सारी मलाई जमींदार और साहूकार खा जाएंगे, तो उसका दिमाग प्रयास करना ही छोड़ देता है। घीसू ने अपने 60 साल के जीवन में यही देखा था। उसने देखा कि जो किसान दिन रात खेतों में पसीना बहाते हैं, वे भी भूखे पेट ही सोते हैं, और जो कुछ नहीं करते, वे महलों में रहते हैं। घीसू बेवकूफ नहीं था, वह इस शोषण तंत्र को समझ चुका था। उसने जान लिया था कि इस समाज में मेहनत करने का इनाम सिर्फ और ज्यादा शोषण है। इसलिए उसने और उसके बेटे ने इस क्रूर सिस्टम के खिलाफ एक अजीब तरीका निकाला, काम ही मत करो। अब आते हैं कहानी के सबसे विवादास्पद दृश्य पर। जब अंदर बुधिया प्रसव पीड़ा से तड़प रही थी और बाहर बाप बेटे भुने आलू खा रहे थे। हम अक्सर प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक अब्राहम मैस्लो के सिद्धांत के अनुसार इंसान की जरूरतें एक पिरामिड जैसी होती हैं। पिरामिड के सबसे निचले स्तर पर होती है शरीर की बुनियादी जरूरत, भूख, फूड एंड सर्वाइवल। जब तक इंसान की पेट की भूख पूरी नहीं होती, तब तक उसका दिमाग नैतिकता, संवेदना या रिश्तों के बारे में सोच ही नहीं सकता। घीसू और माधव उस स्थिति में थे जहां भूख ने उनकी तमाम मानवीय संवेदनाओं को शून्य कर दिया। ये सवाल यह नहीं था कि बुधिया बच पाएगी या नहीं। उनके लिए उस पल सबसे बड़ा सवाल था, आज पेट में क्या जाए। लगातार मिलने वाली गरीबी और बेइज्जती इंसान के दिल को पत्थर बना देती है। इसे साइकोलॉजी में ट्रॉमा इंड्यूस्ड एपैथी कहते हैं। जब आप हर दिन मौत, बीमारी, अपमान और लाचारी देखते हैं, तो आपका दिमाग दर्द महसूस करना बंद कर देता है। यह दिमाग का एक सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है। घीसू और माधव का बर्ताव कोई क्रूरता नहीं थी, यह उस समाज का दिया हुआ घाव था जिसने उनसे इंसान होने का हक बहुत पहले छीन लिया था। लेकिन कहानी का असली मोड़ तब नहीं आता जब बुधिया मरती है। असली मोड़ तब आता है जब समाज उसके कफन के लिए पैसे जुटाना शुरू करता है। आइए चलते हैं वीडियो के थर्ड पार्ट की तरफ, द हिपोक्रेसी ऑफ सोसाइटी। सुबह होती है, झोपड़ी के अंदर सन्नाटा है। बुधिया का शरीर ठंडा पड़ चुका है। घीसू और माधव रोना धोना शुरू करते हैं। रोने की आवाज सुनकर गांव वाले इकट्ठा होते हैं, लेकिन इस रोने धोने के पीछे का असली सच क्या था? वे सिर्फ बुधिया के जाने का शोक नहीं मना रहे थे, वे उस आने वाली मुसीबत का शोक मना रहे थे जो अब रीति रिवाजों के रूप में उनके सिर पर आने वाली थी। मुर्दे का दाह संस्कार और कफन। और यहीं से शुरू होता है उस समाज का सबसे नग्न पाखंड। घीसू गांव के जमींदार के पास जाता है, वही जमींदार जो घीसू से सख्त नफरत करता है, जो उसे कामचोर कहकर हकारता है। जब तक बुधिया जिंदा थी, तड़प रही थी, तब तक ना जमींदार ने ना ही किसी गांव वाले ने उसे एक पैसे की दवा दी। किसी ने नहीं पूछा कि उस बेचारी की जान कैसे बचेगी। लेकिन जैसे ही वह मर गई, सोशल ड्यूटी का भूत सब पर सवार हो गया। जमींदार जानता है कि अगर उसने पैसे नहीं दिए तो समाज में उसकी साख
खराब होगी। वह चिढ़कर नापसंदगी से घीसू के आगे 2 रुपए फेंक देता है। जमींदार को देखकर बाकी गांव वाले भी अपनी अपनी जेबें ढीली करते हैं और देखते ही देखते 5 रुपए इकट्ठा हो जाते हैं। 1936 में 5 रुपए एक बहुत बड़ी रकम थी। दवा के लिए जो 1 रुपए नहीं मिला, वह मुर्दे के कफन के लिए 5 रुपए बनकर सामने आ गया। यहाँ रुक कर जरा सोचिए, यह 5 रुपए किसके लिए थे? बुधिया के लिए? बिल्कुल भी नहीं। बुधिया तो जा चुकी थी। यह 5 रुपए उस गांव के समाज के अहंकार और झूठी प्रतिष्ठा के लिए थे। समाज को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कोई इंसान जिंदा रहते हुए भूख से मर गया या बिना दवा के तड़प कर मर गया। समाज को फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि रीति रिवाज पूरे हुए या नहीं। कफन की परंपरा बुधिया की आत्मा के सम्मान के लिए नहीं थी, वह तो जी रहे लोगों के इस वहम को बनाए रखने के लिए थी कि हम कितने धार्मिक और सभ्य हैं। घीसू और माधव बेवकूफ नहीं थे। वे समझ गए थे कि यह समाज मुर्दे के नाम पर पैसा दे सकता है, लेकिन जिंदा इंसान के पेट के लिए नहीं। और इसी समझ के साथ शुरू होता है कहानी का टैवन सीन। घीसू और माधव कफन खरीदने बाजार जाते हैं। वे कपड़े की दुकान पर खड़े होते हैं, कपड़ा देखते हैं और फिर अचानक रुक जाते हैं। घीसू माधव से एक बहुत ही गहरा और व्यवहारिक सवाल पूछता है, कफन लगाकर क्या मिलेगा? कफन तो लाश के साथ जल ही जाएगा, क्या कफन साथ चला जाएगा? माधव कहता है, लेकिन लोग पूछेंगे तो क्या कहेंगे? घीसू जवाब देता है, कह देंगे कि रुपए कमर से खिसक गए, लोग फिर कफन के लिए पैसे दे देंगे। यहाँ घीसू की इस बात में समाज की सबसे बड़ी कमजोरी छिपी थी। वह जानता था कि समाज अपनी झूठी प्रतिष्ठा बचाने के लिए दोबारा पैसे देगा, और इसी समझ के साथ कफन का कपड़ा खरीदने के बजाय वे दोनों मैखाने के अंदर कदम रखते हैं। मैखाने के अंदर का यह दृश्य साहित्य का सबसे डार्क और क्रांतिकारी दृश्य माना जा सकता है। वे कफन के पैसों से बोतल खरीदते हैं, गरम गरम पूड़ियाँ, चटपटी कलेजी और मिठाइयाँ मंगवाते हैं। बरसों बाद, शायद अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार, वे दोनों पेट भरकर खा रहे थे। शराब के हर घूंट के साथ उनकी भूख शांत हो रही थी और बरसों का जमा हुआ मानसिक अवसाद पिघल रहा था। अल्बर्ट कामू की एग्जिस्टेंशियल एब्सर्डिटी की नज़र से देखें तो यह दृश्य क्रूरता नहीं है, यह इस बेतुकी और निर्दयी दुनिया के खिलाफ उनका एकमात्र रिवॉल्ट था। उन्होंने उस पैसे को एक मुर्दा कपड़े पर बर्बाद करने के बजाय अपने जिंदा जिस्मों को सांसें और तृप्ति देने के लिए इस्तेमाल किया। और फिर आती है इस कहानी की सबसे कड़वी विडंबना। नशे में धुत होकर घीसू रोने लगता है और बुधिया के लिए दुआ करता है, जाते जाते तूने हमें पेट भर खाना खिला दिया, तू सीधे स्वर्ग जाएगा। और कहानी का अंत देखिए, जब उनका पेट भर जाता है तो वे बचा हुआ ढेर सारा खाना मैखाने के बाहर खड़े एक भूखे भिखारी को दान में दे देते हैं। जो समाज उन्हें नीच और दयाहीन कहता था, उस शोषक समाज में वही दोनों एक रात के लिए उस भिखारी के लिए दाता बन जाते हैं। यह दृश्य नैतिकता के सारे स्थापित ढांचों को मरोड़ कर रख देता है। तो अंत में लौटते हैं उसी सवाल पर जहां से हमने इस चर्चा की शुरुआत की थी। क्या कफन गरीबी की कहानी है या फिर इंसानियत की और संवेदनाओं की मौत की कहानी है? गरीबी की, हाँ, गरीबी। घीसू और माधव का यह बर्ताव उस अमानवीय मुफलिसी की देन था जिसने उनके सोचने समझने की बुनियादी मानवीय क्षमता ही छीन ली।
इंसानियत की मौत शायद गीसू और माधव की नज़र में इंसानियत बहुत पहले ही मर चुकी थी, क्योंकि जिस समाज में उन्होंने सांस ली उसने उन्हें कभी इंसान माना ही नहीं। लेकिन इस कहानी में सबसे बड़ी मौत हुई थी पूरे समाज की सामूहिक संवेदना की, पूरे समाज की कलेक्टिव सेंसिटिविटी की। बुधिया का कफन सिर्फ एक मृत शरीर को ढकने वाला कपड़ा नहीं था, वह उस पाखंडी समाज की आंखों पर पड़ा हुआ पर्दा था जो जिंदा इंसान को रोटी और दवा नहीं दे सकता, लेकिन अपनी खोखली प्रतिष्ठा को बचाने के लिए मुर्दे पर कफन जरूर चढ़ा सकता है। प्रेमचंद ने यह कहानी 1936 में लिखी थी। आज हम आधुनिक दौर में जी रहे हैं, लेकिन क्या समाज का यह रवैया सच में बदला है? आज भी हम कितनी बार देखते हैं कि किसी इंसान को इलाज के अभाव में दम तोड़ना पड़ता है, लेकिन उसके मरने के बाद उसके नाम पर लाखों रुपए के भव्य आयोजन किए जाते हैं। आज भी हमारी प्राथमिकताएं वही हैं। हम जिंदा इंसान की भूख से ज्यादा मुर्दे की रस्मों को अहमियत देते हैं। गीसू और माधव कोई नायक नहीं थे, वे समाज के आदर्श नहीं हो सकते, लेकिन वे उस शोषक और दिखावटी सिस्टम का एक ऐसा नग्न आईना है जिसे देखकर हम अपनी आंखें चुरा नहीं सकते। प्रेमचंद की इस सबसे कड़वी कहानी पर आपकी क्या राय है? क्या गीसू और माधव की इस हरकत के लिए आप सिर्फ उन्हें दोषी मानते हैं या उस समाज को जिसने उन्हें ऐसा बनाया? कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर शेयर करें, मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा। अगर मुंशी प्रेमचंद की इस कालजयी रचना का यह मनोवैज्ञानिक विश्लेषण आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही गहरे साहित्यिक व दार्शनिक विश्लेषणों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विचार और एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।